बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, इसके लिए थोड़ा सा हमें प्रोसेस में घुसना पड़ेगा। सो आवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। ये रॉ मटेरियल्स फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं और इसको प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजारने के बाद आप फिनिश गुड्स बना लेते हैं और यही फिनिश गुड्स फिर सेल कर दी जाती हैं। नाउ ईयर एंड डेट के ऊपर आपको या पीरियड एंड भी हो सकता है, लेट्स से 6 मंथ्स, और क्वार्टर एंड भी हो सकता है, लेट्स से 3 मंथ्स। तो किसी भी पीरियड एंड के ऊपर आपको इन तीनों इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन करना होती है, रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोसेस की और फिनिश गुड्स की। लेट्स से जो पीरियड एंड अब हम डिस्कस करने लगे हैं उस पे हमारा जो इन प्रोसेस इन्वेंट्री है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के स्टेज पे था और पीरियड एंड हो गया। रॉ मटेरियल्स भी हमारे पास कुछ मौजूद हैं और कुछ हमारे पास फिनिश गुड्स भी हैं जो हमने इस पीरियड में मैन्युफैक्चर किए और हम सेल नहीं कर सके। सो पीरियड एंड के ऊपर हमारे पास कुछ इन्वेंट्री मौजूद है। नाउ ये जो इन्वेंट्रीज हमारे पास पीरियड एंड पे मौजूद हैं, इनको कंप्लीट करने में कुछ कॉस्ट लगेगी। तो जैसे ये रॉ मटेरियल है, इसको फिनिश गुड्स तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ खर्चा करना है अभी, लेकिन पीरियड एंड हो चुका है। तो रॉ मटेरियल इसी तरह पड़ा है, लेकिन इस पे कुछ कॉस्ट लगेगी तो ये फिनिश गुड्स बन जाएगा। इसी तरह जो आपका ये वर्क इन प्रोसेस में कुछ सामान पड़ा हुआ है, इस पर भी कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, जिससे ये फिर ओके हो जाएगा और फिनिश गुड्स बन जाएगा। जो आपके फिनिश गुड्स हैं उस पे भी बाज़ मरतबा कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ सकती है, जिसके बाद वो फिर सेल के काबिल होते हैं। हो सकता है वो कोई गुड्स ऐसे हों जो डैमेज हो गए हों, या ये भी हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर इन फिनिश गुड्स पे परफॉर्म होना हो। लेट्स से वो आपका एक्सपोर्ट का आइटम है और आप उसके ऊपर कोई एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं जिसकी कुछ कॉस्ट है। सो देयर कुड बी एन एडिशनल कॉस्ट जो सेल से पहले आपको इनकर करनी पड़ सकती है। नाउ जिस वक्त पीरियड एंड होगा तो आपको इन सारी कॉस्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक एस्टीमेट बनाना पड़ेगा इन तीनों कॉस्ट का। सो इन कॉस्ट के हम कुछ नाम जो कॉस्ट अकाउंटिंग ने दिए हैं वो समझ लेते हैं। सो जो कॉस्ट हमें रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस को फिनिश गुड्स तक पहुंचाने के लिए अभी इनकर करनी है, जाहिर सी बात है वो अगले पीरियड में ही इनकर होगी, उसको कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कहते हैं। ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन अभी इनकर नहीं हुई और आपका पीरियड एंड हो चुका है। इसी तरह जो फिनिश गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए खर्चा करना है, दैट इज़ कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। नाउ ये अगेन अगले जो हमारा फाइनेंशियल पीरियड आएगा उसमें एक्चुअली इनकर होंगी। अभी हम सिर्फ इसका अंदाज़ा ही बना सकते हैं, एस्टीमेट ही बना सकते हैं। और इसी तरह यही जो हमारी फिनिश गुड बन जाएगी, ये फ्यूचर में सेल कितने की होगी उसकी सेलिंग प्राइस का भी हम कुछ अंदाज़ा ही बना सकते हैं। ऑल्दो हमें थोड़ा बहुत ट्रेंड तो मालूम होता है और वही ट्रेंड फिर बेस बनता है इस एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस की। ना अगर हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ आ जाएं कि हमें सेलिंग प्राइस पता हो एस्टिमेटेड, और हमें ये एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल और कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन मालूम हो, तो हम वर्क बैक करके रॉ मटेरियल्स के और वर्क इन प्रोसेस के और फिनिश गुड्स के एनआरवीज फाइंड आउट कर सकते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एनआरवी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी इन्वेंट्री कितना पैसा एस्टिमेटेडली कमाएगी और उसको कंपेयर कर लें कॉस्ट से, और अगर वो कॉस्ट से ज़्यादा पैसा कमाएगी तो बड़ी अच्छी बात है, कॉस्ट पे ही वैल्यू करें। लेकिन अगर किसी वजह से वो कॉस्ट से कम पैसा कमाएगी तो फिर इन्वेंट्रीज़ को राइट डाउन करना पड़ता है, कम वैल्यू पे लिखना पड़ता है। सो हम इसको फिगर्स से ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से अब हमारे पास कुछ फिगर वर्क है जो कि हम कह रहे हैं कि जी रॉ मटेरियल पे हम 1.5 लाख रुपए का ख़र्चा कर चुके हैं। दिस इज़ एक्चुअल, ये हमें एक्चुअली मालूम है, हमारे पास इसकी रसीदें मौजूद हैं और हम इतना ख़र्चा करके ये रॉ मटेरियल ख़रीद चुके हैं। इसी तरह इन्वेंट्री जो वर्क इन प्रोसेस में पड़ी है उस पे हम तकरीबन 4.5 लाख का ख़र्चा कर चुके हैं। डेफिनेटली 4.5 लाख में रॉ मटेरियल परचेज़ हुआ, लेबर कॉस्ट इनकर हुई, कुछ ओवरहेड्स इनकर हुए, और हम 4.5 लाख तक ख़र्चा इस पे कर चुके हैं। ईयर एंड जो पीरियड एंड है हमारा उस डेट पे ये पोजीशन है। इसी तरह फिनिश गुड्स के ऊपर भी हम कुछ 7 1 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। जो हमारे पास स्टॉक में फिनिश गुड्स पड़े हैं उन पर 7 लाख का खर्च हो चुका है। अगेन ये भी एक्चुअली में हो चुका हुआ है, हिस्टोरिकल कॉस्ट ये इनकर हो चुकी हुई है। अब इसके बाद जितनी भी खर्चे हैं वो एस्टीमेट है, हम ये अंदाज़ा कर रहे हैं कि हाँ तकरीबन 50,000 का खर्च और होगा, तो ये
सेलेबल कंडीशन में आ जाएगा। और जो हमारी सेल है वो तकरीबन 8.5 लाख रुपए की होगी। ना ये जो मैंने ब्लैक बैकग्राउंड में लिखे हैं फिगर्स, ये एक्चुअल हैं। एक्चुअली हम ये कॉस्ट इनकर कर चुके हैं। ये खर्चा अभी इनकर नहीं हुआ, ये एस्टीमेट है, हमारा अंदाज़ा है। और हमारा ये भी अंदाज़ा है कि 8.5 लाख रुपए में हमारी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी। इसी तरह ये जो बाकी दो कंप्लीशन कॉस्ट हैं, इनके लिए भी हम एक अंदाज़ा हमने बनाया है, और वो है 2.5 लाख रुपए तकरीबन हमें वर्क इन प्रोसेस को लगेंगे कंप्लीट करने में, फिनिश गुड्स बनाने में। और रॉ मटेरियल को 5 लाख रुपए अगर खर्च हों तो वो फिनिश गुड्स की स्टेज पे पहुंच जाएगा ना। यहाँ पे बाज़ मरतबा एक कन्फ्यूजन आ जाता है, और वो कन्फ्यूजन ये आता है कि अगर मेरे पास फिनिश गुड्स बने पड़े हैं 7 लाख रुपए के, और ये 4.5 लाख खर्च हुआ है, तो अब इन दोनों के दरमियान जो गैप है वो तो है 2,50,000 रुपये का। तो मैं वर्क इन प्रोसेस को जब कह रहा हूँ तो ये तो 2,50,000 रुपये मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो रॉ मटेरियल है उसका 1.5 लाख और 7 लाख, इसके दरमियान जो गैप है वो 5 लाख का नहीं है। नाउ इस वजह से होता है, ये डिफरेंट हो सकता है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये 2.5 लाख ही हो, ये कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। ये क्यों कम या ज़्यादा हो सकता है? इसलिए कि जब आपका पीरियड एंड हुआ तो उस वक्त की मार्केट कंडीशन और मटेरियल्स की प्राइसेस और सारे उन एलिमेंट्स को देखकर आप ये डिसाइड करेंगे कि आज की तारीख में जो मेरे पास 1.5 लाख की इन्वेंट्री पड़ी है उस पर कितना खर्च करूँगा तो वो फिनिश गुड्स के स्टेटस तक पहुँचेगा। इसी तरह आज की तारीख में जो वर्क इन प्रोसेस में पड़ा है उस पर कितना खर्च करूँगा तो वो फिनिश गुड्स में पहुँचेगा। उसका इन एक्चुअल प्राइस गैप्स के साथ कोई मतलब रिकनसाइल होना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, सो ये डाटा आपको गिवन होगा एग्ज़ाम में। अब जब आपको ये चीज़ें मालूम है तो क्या आप नेट रिलाइजेबल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे कि 8.5 लाख रुपए अगर सेलिंग प्राइस है तो इसको अब आपने रिवर्स लेकर चलना है। सो यहाँ से हम वापस जाते हैं और फिनिश गुड्स के लेवल पे अगर हम पहुँचें तो 8.5 में से 50,000 माइनस कर दें तो 8 लाख रुपए इसका मतलब नेट हमें मिलेंगे। सो दिस इज़ द नेट रिलाइजेबल वैल्यू। सो नेट रिलाइजेबल वैल्यू हमने फिनिश गुड्स की निकाल ली। अब हम इससे पीछे जाते हैं अपने वर्क इन प्रोसेस की तरफ। तो 8 लाख में से मज़ीद कितना ख़र्चा होना है आपका वर्क इन प्रोसेस को कंप्लीट करने में? 2.5 लाख का। तो 8 लाख में से अगर मैं 2.5 लाख निकाल दूँ तो ये बन जाता है 5.5 लाख। तो ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई मेरे वर्क इन प्रोसेस की। और इसी तरह अगर मैं 8 लाख में से माइनस कर दूँ 5 लाख तो मैं पहुंच जाऊंगा 3 लाख पे। तो 3 लाख मेरे रॉ मटेरियल की नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। सो इसको इस तरह से समझें कि मेरे पास जो रॉ मटेरियल्स हैं उस पे मैं 5 लाख का खर्च करूँगा तो वो फिनिश गुड्स बनेगी। फिर 50,000 का खर्च करूँगा तो सेलेबल कंडीशन में आएगा। यानी कि मैं जो ये जो मेरा एस्टिमेटेड खर्चा है यानी कि 5 लाख और ये 50,000, तो इसका मतलब कितना खर्चा कर रहा हूँ मैं? 5 लाख में 50,000 जमा किए 5.5 लाख, और 8,50,000 का एक्चुअली सेलिंग प्राइस है एस्टिमेटेड। तो इस एस्टिमेट में से एस्टिमेटेड कॉस्ट जब आप निकाल देंगे तो बाकी 3 लाख बचेगा। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल की रियलाइजेबल वैल्यू 3 लाख है। यहाँ पे एक चीज़ ख़ास तौर पे याद रखें कि अगर सवाल में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ये रॉ मटेरियल मार्केट में सेल किया जा सकता है, लेट्स से 1,70,000 रुपये का, तो वो बिल्कुल स्टॉक वैल्यूएशन में एक इररेलेवेंट वैल्यू है अगर वो स्टॉक प्रोसेस में यूज़ होना है। तो हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यूज़ इस तरह से फाइंड आउट करनी है रिवर्स वर्किंग करके। सो अब जो प्रिंसिपल है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का वो क्या है कि ये जो अमाउंट्स हैं जो ब्लैक बैकग्राउंड में हैं ये एक्चुअल कॉस्ट्स हैं जो हमने एक्चुअल इनकर की हैं। ठीक है, सो कॉस्ट को कंपेयर करेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू से, और जो कम वैल्यू होगी उस पे इन्वेंट्रीज को वैल्यू किया जाएगा। सो लेट्स मेक अ टेबल फॉर दिस। सो वी हैव रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। हम कॉस्ट को एनआरवी से कंपेयर करेंगे और लोअर पे वैल्यू करेंगे। सो हमारे पास जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की वो 1,50,000 है। 3 लाख हमने नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकाली, तो जो इनसे लोअर है इन दोनों में वो 1,50,000 है। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ आर रॉ मटेरियल। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस के केस में 4.5 लाख कॉस्ट है जो हम इनकर कर चुके हैं। 5,50,000 इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, तो लोअर वैल्यू इसमें 4.5 लाख बनती है, तो ये वैल्यू बनती है वर्क इन प्रोसेस की। इसी तरह फिनिश गुड्स के केस में 7 लाख रुपए हम एक्चुअल कॉस्ट इनकर कर चुके हुए हैं, और 8 लाख रुपए इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, तो लोअर वैल्यू बनती है 7 लाख। तो 7 लाख पे हम
जो अपना फिनिश गुड्स का स्टॉक है उसको वैल्यू करेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू में ख़ास तौर पे ये चीज़ याद रखनी है कि ये एस्टीमेटेड सेलिंग प्राइस में से ही एस्टीमेटेड कॉस्ट माइनस करके एक रिवर्स वैल्यू बनाई जाती है। सो अब अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो वो डेफिनेशन क्या बनेगी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज़ एस्टीमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टीमेटेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में से आप माइनस कर दोगे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। तो जो जवाब आएगा इसका, दैट विल बी योर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इट इज़ द नेट अमाउंट एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स, क्योंकि एस्टिमेट है तो ये एक्सपेक्टेशन है, टू रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ द इन्वेंट्री इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यही है कि उसको प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजारने के बाद हम सेल करेंगे। सो आई होप नेट रियलाइजेबल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको कुछ समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।